नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। भारत सहित पूरी दुनिया में पानी को बचाने की कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन कल से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पूंजीवाद और औद्योगिक विकास के नशे में चूर दुनिया के बड़े बड़े देश पानी पर एक दिन का महोत्सव मनाकर शांत हो जाएंगे और अपने सूखे गले को तर करने के लिए अरबों लीटर पानी फिर से पीना शुरू करेंगे। इस सोच ने पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया है और खास तौर पर भारत का बहुत नुकसान हुआ है। भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो हमारा समाज और हमारा सिस्टम पानी की असली कीमत को समझ नहीं पाया है। हम आज भी पानी को बिल्कुल मुफ्त की चीज समझते हैं और इसी तरफ आप सबका ध्यान खींचने के लिए आज हमने एक बड़ा विश्लेषण करने का फैसला किया है। इस विश्लेषण में हम तमिलनाडु के उन किसानों की भी बात करेंगे जो पानी की कमी और कर्ज की वजह से मर गए और उनके परिवार वाले इन किसानों के कंकालों को लेकर अब देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में भी आज बताएंगे जिसमें गंगा और यमुना जैसी नदियों को एक जीवित इंसान का दर्जा दिया गया है, यानी गंगा और यमुना को प्रदूषित करना एक तरह से इन पूजनीय नदियों की हत्या करने के बराबर है। लेकिन क्या सिर्फ अदालतों के कह देने भर से यह समस्या खत्म हो जाएगी? क्या पानी की कमी ही भारत की और दुनिया की अगली सबसे बड़ी समस्या होगी? इन सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे और इसके बाद हम भारत के दुखों का डीएनए टेस्ट करेंगे। सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया के सबसे दुखी लोगों का देश बनता जा रहा है? पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरी है। भारत को इस इंडेक्स में 122वां स्थान मिला है। आर्थिक तरक्की के नए नए रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद भारत के लोग दुखी और उदास हैं। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि भारत खुशियों के मामले में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से भी पीछे है। इस दुख की असली वजह क्या है? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे और आज हम आपको दुनिया के सबसे बुजुर्ग देश जापान से आई एक बहुत ही दिलचस्प खबर दिखाएंगे। जापान के एक शहर के प्रशासन ने बुजुर्ग नागरिकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि वहां पर बुजुर्गों की ड्राइविंग की वजह से बहुत सारे सड़क हादसे हो रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के बदले वहां बुजुर्गों को उनके अंतिम संस्कार में 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अंतिम संस्कार में डिस्काउंट देने का आखिर मतलब क्या हो सकता है। आपके मन में उठे इस सवाल का जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे। ये जापान के बूढ़े ड्राइवर्स और अकेलेपन के शिकार लोगों पर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट है, इसलिए आज इस रिपोर्ट को आज आप मिस मत कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। ब्रिटेन की संसद के बाहर आज फायरिंग हुई। एक हमलावर ने 2 लोगों को गोली मार दी। एक पुलिसकर्मी को भी चाकू मारा गया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी। सुरक्षा के मद्देनजर संसद की इमारत को सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री थेरेसा सुरक्षित हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उनके एक पत्रकार ने संसद के नजदीक वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर करीब 1 दर्जन लोगों को जख्मी हालत में देखा। वेस्टमिंस्टर ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक हमलावर एक ही था और उसे पुलिस ने गोली मार दी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गृह, कार्मिक विभाग समेत 37 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा, सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्रालय दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि, आशुतोष टंडन को बेसिक शिक्षा, रीता बहुगुणा जोशी को महिला और बाल कल्याण विभाग मिला है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता विभाग, सतीश महाना को औद्योगिक विकास, चेतन चौहान को खेल मंत्रालय दिया गया है। मोहसिन रजा को आईटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला है। राम मंदिर विवाद को बातचीत से सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर आज दिन भर सियासी बयानबाजी जारी रही। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर 2018 तक ये मसला नहीं सुलझा तो बीजेपी विधेयक लाकर राम मंदिर बनवाएगी। The outer limit is April 2018 when we get the majority. After that we can easily do it by a law passed by the parliament. सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य फिरंगी महली ने कहा कि कोर्ट के बाहर समझौते के लिए तैयार हैं।
बोर्ड पहले से कहता आया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम मानेंगे, और जो कि सुप्रीम ही कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये राय दी है तो हम ये समझते हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। वहीं AIMIM और समाजवादी पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस मसले पर फैसला करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का ये एक ट्वीट करना और ये कहना इस बात का सबूत है कि सबसे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़खानों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने राज्य में गाय तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने को भी कहा है। अवैध जो कत्लखाने चल रहे हैं उस पे रोक होनी चाहिए, वो बंद होने चाहिए। उस दिशा में हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। जो अवैध चीज है इस राज्य में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वाराणसी के जैतपुरा में चल रहे अवैध बूचड़खाने को सील कर दिया गया। मेरठ में भी बीएसपी नेता के एक बूचड़खाने समेत 6 बूचड़खाने सील कर दिए गए। लखनऊ में मीट की 9 दुकानें बंद कर दी गई। संभल में भी अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने अपनी निजी वेबसाइट पर गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर लोगों की राय मांगी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के बाद 11 जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड ने काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस की एक खास टीम लड़कियों से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ गठित की गई है। इस टीम ने आज कई जिलों में मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की। हम लोग का अप्रोच बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारी अपनी पुलिस है, क्षेत्रीय पुलिस है, उसको सार्वजनिक स्थलों पर सेंसिटिव टाइम्स पे डिप्लॉय करना, ताकि इस प्रकार की घटनाओं में अंकुश लग सके। कुछ जगहों पर पुलिस ने उन लड़के लड़कियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। हम देख रहे हैं कि जो माहौल है हमारा पारंपरिक, जो सभ्यता का, जो पारंपरिक इमारतों का, जगहों का जो माहौल है, जो कि पारिवारिक दृष्टि से एक अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग बैठकर हमारी संस्कृति को या फिर हमारे जो रहन सहन है उसको खराब करने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं उनको हम रोकें, उन्हें यहाँ से भगाएं, ताकि इन सब जगहों का माहौल अच्छा रहे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध करते हुए कहा कि इससे पुलिस को लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई का नया अधिकार मिल गया है। ये तो ज्यादा नाटक हो गए ना। क्या मॉरल पुलिसिंग करेंगे? कैसे आप बता सकेंगे? कैसे इसका दुरुपयोग को रोकेंगे आप? तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि इस कदम उठा के जो शरीफ आदमी बैठा है उसको भी आप फंसा देंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर बैन लगा दिया गया है। साथ में सरकारी इमारतों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सचिवालय का निरीक्षण किया और वो दीवारों पर गुटखे की पीक देखकर काफी नाराज हो गए। पान मसाले के लिए भी उन्होंने कहा है, प्लास्टिक के लिए उपयोग के लिए भी कहा है, पान के लिए भी कहा है, किसी भी प्रकार की परिसर के अंदर सरकारी जो भी भवन है, सरकारी जो स्थान है, वहाँ गंदगी न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को साफ साफ कहा कि वो नियमित तौर पर सफाई का निरीक्षण करते रहेंगे। आदित्यनाथ ने कल ही लोकसभा में इस तरह के कड़े फैसले के संकेत दिए थे। पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ। बहुत कुछ वहाँ पर बंद होने जा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में 3 दिनों से चली आ रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक सभी हड़ताली डॉक्टर रात 12 बजे तक काम पर लौट जाएंगे। 1 महीने के अंदर ये पूरा ये जो सब इसमें जो सुधार लानी है ये हम लाएंगे, ऐसे मैंने उनसे कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 8 बजे तक वहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग हम लोग स्ट्राइक है हमारा, या जहाँ हम लोग छुट्टी पे गए तो कैंसिल करके हम लोग पूरे वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टरों को रात 8 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था। साथ में पूरे राज्य में 300 से ज्यादा डॉक्टरों को सस्पेंड भी किया गया था। साथ में हड़ताली डॉक्टरों के 6 महीने का वेतन काटने की भी तैयारी थी। डॉक्टरों की हड़ताल से 3 दिन में 58 मरीजों की मौत हुई। आज भी मुंबई के कई अस्पतालों में मरीज के रिश्तेदार परेशान दिखे। सीने में दर्द बढ़ गया तो मैं आया था दिखाने के लिए। डॉक्टर लोग अंदर बैठे हुए हैं लेकिन किसी पेशेंट का इलाज वहाँ पर नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से मारपीट की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर सुरक्षा की गारंटी मांग रहे थे। दिल्ली के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने महाराष्ट्र के डॉक्टरों का समर्थन किया। इसके लिए आज उन्होंने इमरजेंसी में हेलमेट पहनकर काम किया। हमें ये पता चल गया कि अब जुडिशरी भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगी, तो इसलिए हमने खुद को बचाने के लिए ये स्टेप लिया है। हम नहीं चाहते कि हमारी विजन चली जाए, हमारे दांत चले जाएं,
क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं। एम्स में हेलमेट पहनकर काम करने वाले डॉक्टर्स ने भी अस्पताल में सुरक्षा की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा मांग रहे महाराष्ट्र के हड़ताली डॉक्टरों पर महाराष्ट्र सरकार की सख्ती को गलत बताया। 40 संशोधनों के बाद फाइनेंशियल बिल 2017 को लोकसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि भविष्य में आधार कार्ड का इस्तेमाल सभी कामों के लिए पहचान पत्र के तौर पर किया जा सकेगा। बीजेडी और टीएमसी ने आधार कार्ड को जरूरी बनाने पर आपत्ति जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। सरकार एक्साइज और कस्टम एक्ट में बदलाव के लिए भी अलग बिल लेकर आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जानकारी दी कि जीएसटी से जुड़े चारों बिल के साथ ही एक्साइज और कस्टम एक्ट संशोधन बिल भी लाया जाएगा। एनआईए की विशेष अदालत ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में 2 दोषियों देवेश गुप्ता और भावेश पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भावेश पटेल पर 10,000 और देवेंद्र गुप्ता पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में तीसरे दोषी सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। आप अपने आप को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते अभी? नहीं। क्यों? झूठा फंसाया गया। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर की दरगाह में हुए ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे। इस केस में 8 मार्च को एनआईए की विशेष अदालत ने स्वामी असीमानंद समेत बाकी आरोपियों को बरी कर दिया था। झारखंड के धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। वहीं नीरज सिंह के परिवार ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड के पीछे उनके चचेरे भाई और झरिया से बीजेपी के विधायक संजीव सिंह का हाथ है। लगता है पॉलिटिकल मर्डर और इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। और इस तरह की घटना जो हो रही है ये दुखद है। इसमें लगातार हेडक्वार्टर भी इसको मॉनिटर कर रहा है। मैं भी यहाँ पर लगातार कैंप कर रहा हूँ पीछे किए और हम लोग सब लोग मिल करके इस घटना की जांच करेंगे और जो भी दोषी हो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। नीरज सिंह, उनके ड्राइवर और उनके 2 बॉडीगार्ड्स की हत्या कल शाम की गई थी। बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर करीब 50 राउंड फायरिंग की। इस वारदात में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल भी हुआ है। इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी बना दी है। वहीं धनबाद में इस वारदात के बाद कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जल्द ही मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट से यात्री शताब्दी, राजधानी जैसी लग्जरी ट्रेन में भी सफर कर सकेंगे। भारतीय रेलवे 1 अप्रैल से विकल्प स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम के तहत वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर अगली उपलब्ध ट्रेन में कंफर्म सीट पा सकते हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए रेल यात्री को टिकट बुकिंग के वक्त ही विकल्प स्कीम का चुनाव करना होगा। स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रेलवे इस फैसिलिटी के बदले यात्रियों से अतिरिक्त पैसा भी नहीं लेगा। 1 अप्रैल से स्कीम का फायदा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर उठाया जा सकता है। रेलवे को भी स्कीम से फायदे की उम्मीद है, क्योंकि बिजी रूट्स पर कई ट्रेनों में बर्थ खाली रहती है। ऐसे में स्कीम से ट्रेनें खाली नहीं चलेंगी और रेलवे को वेटिंग टिकट के बदले यात्रियों को रिफंड नहीं देना पड़ेगा। लॉ कमीशन ने आतंकवाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने को छोड़कर बाकी सभी अपराधों के लिए फांसी की सजा खत्म करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने ये जानकारी आज राज्यसभा में दी। सरकार के मुताबिक लॉ कमीशन की सिफारिश पर अब सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी राय मांगी गई है।